हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि स्पेस की अपना स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है। जितना ज्यादा स्मॉल वर्ल्ड होता है उतना ज्यादा उसका वीक स्ट्रक्चर होता है और उतना ज्यादा आसान होता है उससे फाड़ना। जैसे रोड ऑफ ट्रायल में जो स्पेस था, वहाँ पे रिफ्ट बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन से भी क्रिएट हो जाती थी। तो चैप्टर नंबर 137 की स्टार्टिंग होती है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि जो 10,000 वर्ल्ड्स हैं उनमें स्पेस की स्टेबिलिटी जो है वो बड़ा सा ग्रेट है। जो डैमिंग ज़ेनरेन है वो वर्चुअल डिजास्टर में है, वो भी स्पेस को टियर नहीं कर सकता है और वो सिर्फ स्पेस को थिन करके मूव कर सकता है स्पेस के अराउंड में। लू ज़ेंग सोच रहे होते रुको, अगर ये स्पेस को फाड़ा जाएगा क्या उसकी वजह से मेरे को भी डैमेज क्रिएट होगा। फिर लू ज़ेंग एक वाटरफॉल को इमेजिन कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि एक वाटरफॉल में जो फिश होती है वो स्विम कर सकती है एक सर्टेन डायरेक्शन में ही, बिना चोट पहुंचाए हुए खुद को। अगर कोई पर्सन जो है वो वाटरफॉल के सामने खड़ा हो और अपने हाथ को चलते हुए पानी में डालने की कोशिश करे तो उसको दर्द होती है। हम जो है वो स्पेस से सराउंडेड है, एक फिश की तरह जो कि पानी से सराउंडेड होती है। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो फिश की तरह जो कि वाटर में स्विम कर रही है, और इसी हिसाब से जो स्पेस है और वाटर वो सिमिलर है एक दूसरे से। तो मुझे एक फिश की तरह स्विम करना है इस वाटर में, मतलब स्पेस में, ताकि मैं इसके अटैक को डोज कर सकूं। चलो इसको ट्राई करता हूँ। मैं इस टाइम इसे डोज नहीं करूंगा और इसके अराउंड स्विम करने की कोशिश करूंगा। लू ज़ेंग अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और मेडिटेट कर रहा होता है। जो रिफ्ट्स होती है स्पेस की वो लू ज़ेंग की तरफ आ रही होती है अटैक करने के लिए। लू ज़ेंग ने डोज नहीं करता है पर वो एक रिफ्ट में एंटर हो जाता है और निकल जाता है साइड से। लू ज़ेंग ऐसे ही रिफ्ट्स में एंटर कर रहा होता है और दूसरी साइड से निकल जा रहा होता है। लू ज़ेंग हंसता सोच रहा होता है कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। जो डीमंस होते हैं बाहर जो खड़े होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। जो इंसान होते हैं वो बोल रहे होते हैं अभी 4th लेवल पे पहुंच गया है। जिया बोलती है देखो ज़ेंग, लू ज़ेंग तो इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है। ज़ेंग बड़ा ज्यादा हैरान होता है। जिया सोच रही होती है कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि और ज्यादा रेसिस जो है उनका ध्यान होगा लू ज़ेंग के ऊपर। इस टेस्ट के बाद हमें अपना बेस्ट करना पड़ेगा लू ज़ेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी मास्टर ज़ेंग भी आ जाता है वहाँ पे। जिया बोलती है मास्टर ज़ेंग। फिर वो जो सभी वहाँ पे ह्यूमंस प्रेजेंट होते हैं वो मास्टर ज़ेंग को ग्रीट करते हैं। मास्टर ज़ेंग बोल रहा होता है अब ये 4th लेवल पे है। तो जिया बोलती है खुशी से कि हाँ ये इससे भी ऊपर जा सकता है। मास्टर ज़ेंग सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग पक्का ही एक न्यू एरा को क्रिएट करेगा हम इंसानों के लिए। मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए इस बारे में। फिर हमें दोबारा उस टैलेंट ऑब्लिस्क का सीन दिखाया जाता है। लू ज़ेंग ऐसे रिफ्ट में एंटर करके निकल रहा होता है। फिर जो रिफ्ट्स होती हैं वो बिल्कुल गायब होने लग पड़ती हैं। लू ज़ेंग सोचता है कि क्या हो रहा है, अब क्या करना है मैंने। तो उसके अराउंड जो स्पेस होता है जो वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। जो रिफ्ट्स होती हैं वो भी गायब हो जाती हैं। तभी लू ज़ेंग के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है। लू ज़ेंग बोल रहे थे क्या चल रहा है, इतना ज्यादा ह्यूज प्रेशर कहाँ से आया मेरे ऊपर। वो प्रेशर बड़ा ज्यादा होता है। लू ज़ेंग उसे काउंटर करने की सोच रहा होता है, कोशिश करता है। और लू ज़ेंग सोचता है कि मेरी जेन्युइन एनर्जी तो काम ही नहीं कर रही है और ऊपर से मेरे ड्रैगन स्किल्स भी कुछ असर नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। अब मुझे ये मत बोलना कि मेरी जो बॉडी में स्ट्रेंथ है उसे टेस्ट करने लगी है। लू ज़ेंग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है बड़ा खतरनाक तरीके से। लू ज़ेंग का पूरा शरीर बैंड होने लग पड़ता है, उसकी लातें भी। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं तो हार रहा हूँ। लू ज़ेंग भी नीचे गिर जाता है। फिर लू ज़ेंग दोबारा उठने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा डरावना था, ये अच्छी बात है कि मैं ठीक हूँ। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैं समझ गया हूँ अब मुझे क्या करना है। जो फर्स्ट टेस्ट था वो इसलिए था कि मैं कितना ज्यादा अंडरस्टैंड करता हूँ पावर ऑफ रूल को, और जो सेकंड टेस्ट था वो मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ है उसको जानने के लिए था। मुझे लगता है ये कंप्लीट है। तब लू ज़ेंग के पीछे कोई आ जाता है जिसकी बहुत बड़ी आंखें होती है। वो लू ज़ेंग की तरफ देख रहा होता है। लू ज़ेंग को फील हो जाती है कुछ और लू ज़ेंग पीछे की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या चीज थी। बाकी जो इंसान होते हैं बाहर प्रेजेंट वो बोल रहे थे क्या नहीं ये नहीं हो सकता, इसका नाम तो 3rd रो में है। यूशु वहां पे आ जाता तो इंसान बोल रहे होते कि यूशु आ गया, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। यूशु हैरान होता और बोल रहा होता कि ये तो इम्पॉसिबल है। मेरे को लगता है कि एल्डर्स करेक्ट थे, हमें लू ज़ेंग को पहले मार देना चाहिए था। वो जितना मैं सोचा था उससे भी आगे क्या देख रहे थे। अगर ये अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे इंक्रीज करता रहा तो ये हम डीमंस को खत्म कर देगा। मुझे किसी भी कीमत पे इसे मारना होगा। तो जो लू ज़ेंग का नाम होता है वो 2nd रो में पहुंच जाता है। जो इंसान होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान होते हैं, बोल रहे होते क्या 2nd रो। डीमंस होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लू ज़ेंग तो है, ये तो लेजेंडरी वॉरियर्स के साथ खड़ा है, मुझे लगता है कि ह्यूमंस को स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो दूसरा डीमन बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो डीमंस ही नहीं बल्कि और जो रेसेस हैं वो भी चुपचाप खड़ी नहीं होंगी, ये तो पक्का ही मारा जाएगा। जिया बोल रही होती है कि हमारा लक बड़ा ज्यादा अच्छा और मेरे को लग रहा है कि चेंज हो रहा है। मास्टर ज़ेंग बोल रहा होता है कि इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। मैं ये बैट लगाता हूँ कि जितने भी रेसेस है हम इंसानों के अलावा उनके लिए वो कांटा है रास्ते में, और वो पूरी कोशिश करेंगे लू ज़ेंग को असैसिनेट करने की। मास्टर ज़ेंग सोच रहा तब सभी रेस की आईज है उसके ऊपर, तो वेट कर रहे हैं कि कब लू ज़ेंग ओबलिस्क से बाहर आएगा।
एक इंसान होता है वो बोल रहा होता है बड़ा अजीब है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। तो दूसरा बोल रहा होता है हाँ। वो सभी चुप होते हैं, फिर वो बोल रहे होते हैं कि वो कर क्या रहा है अंदर। तो फिर से हमें अंदर का सीन दिखाई देता है। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है, जो बड़ी बड़ी आइज होती हैं। लुजंग पीछे की तरफ होता है थोड़ा और बोलता है कि तुम कौन हो। वो जो फेस होता है वो हंस रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि इंसान मैं वेसल स्पिरिट हूँ इस टावर की, मैं यहाँ पे 10 लाख सालों से भी ज्यादा से हूँ। लुजंग बोलता है वेसल स्पिरिट और 10 लाख सालों से भी ज्यादा। तो वो जो फेस होता है वो बोल रहा था तुम्हें इतनी भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, हम जो स्काई सोल रेस हैं उनकी फॉर्म डिफरेंट होती है ह्यूमन से, हमारे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है और हम ऐसे कॉन्शियसनेस की तरह होते हैं, हम कभी भी ओल्ड नहीं होते हैं और ऐसे खत्म नहीं होते हैं, मैं कभी भी नहीं मरूंगा जब तक ये टावर खड़ा है ऐसे ही। लुजंग बोलता है तो तुम चाहते क्या हो। वो जो फेस होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारा जो टैलेंट है वो बेस्ट है जितना कि मैंने देखा था 1 मिलियन ईयर्स में, जो कि रूल्स हैं यहाँ के तुमने सभी टेस्ट को पास किया है पर अभी भी हमने तुम्हारी लिमिट्स को पूरी तरह से आजमाया नहीं है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम आगे के टेस्ट को लेना चाहते हो। लुजंग बोलता है और टेस्ट भी हैं। तो वो फेस बोलता है हाँ ये टेस्ट अब आगे होंगे, ये कभी अनलॉक नहीं हुए पहले, तुम पहले होगे जो इसको ले रहे हो। लुजंग बोलता है ठीक है मैं अगर फर्स्ट हूँ तो क्या कोई बेनिफिट्स भी है। तो वो जो फेस होता है वो बोल रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स, जितना भी उनको मिला था जो लिविंग बींग्स तुमसे पहले आए थे उनसे भी ज्यादा। मेरे मास्टर ने इस तरह से डिजाइन किया है कि ये जो टावर है ये ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज होगा। जो भी लिविंग बींग्स जो होते हैं जो इस टेस्ट ऑफ ओबेलिस्क को पास करते हैं उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट मिलता ही है। लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे याद है कि जिया ने मुझे बोला था कि जो ओबेलिस्क ऑफ टैलेंट है ये किसी की टैलेंट को टेस्ट करने के लिए नहीं होता बल्कि उसे एनहेंस करने के लिए भी होता है। लुजंग बोलता है कि चलो मैं इस टेस्ट को लेता हूँ पर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इस टावर का ओरिजिनल ओनर कौन है और उसकी रेस क्या है। वो जो फेस होता है वो थोड़ी देर के लिए चुप होता है और बोलता है कि जो स्काई लॉर्ड्स हैं वो रेस है मेरे मास्टर की। लुजंग हैरान होता है और बोल रहा होता है स्काई लॉर्ड, मैंने तो इसका कभी नाम नहीं सुना हुआ था, क्या ये रिलेटेड है कि ह्यूमन से। वो फेस होता है वो बोल रहा होता है नहीं वो एक्सट्रीमली पावरफुल रेस है, ऐसे तो टेक्निकली ह्यूमंस नहीं है पर ये बुरी बात है कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पा पाऊंगा, मैं इन आंसर्स को बाद में फाइंड कर लूंगा। वो जो फेस होता है वो बोल रहा था मैंने तुम्हारे सभी क्वेश्चंस के आंसर को दे दिया है, अब चलो फाइनल टेस्ट को बिगिन करते हैं यंग मैन, मैं ये विश करता हूँ कि तुम अच्छा करोगे। फिर वो फेस गायब हो जाता है तो वहां पे कुछ कार्ड जैसे आ रहे होते हैं गोल्डन कलर के, वो ऊपर आसमान में अपेयर हो जाते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि ये फाइनल टेस्ट है पर ये क्या चीज है, फिर मेरे को कैसे टेस्ट करेंगे। वो जो लाइट की कॉलम होते हैं ऊपर वो नीचे की तरफ लाइट गिरा रहे होते हैं, एक लुजंग के ऊपर गिरता है और लुजंग के ऊपर कुछ प्रेशर गिरता है। लुजंग सोच रहा होता है ये तो अच्छी फीलिंग नहीं है, वो प्रेशर लुजंग के ऊपर गिर रहा होता है तभी लुजंग के सामने एक इंसान आ जाता है। वो जो फेस होता है वो बोल रहा होता है ये जो स्पिरिट मार्क है ये एक डेड वॉरियर का है, तुम्हें हराना पड़ेगा इसे। लुजंग बोलते है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जो फेस होता है वो बोल रहा होता है कि जब ये अलाइव था तो ये गॉड सी रेलम के इक्विवेलेंट था अगर तुम्हारे ह्यूमंस के स्टैंडर्ड को देखा जाए तो। लुजंग बोलता है क्या गॉड सी रेलम, वो तो लिम्बो रेलम से ऊपर होता है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं, चाहे मैं जितना मर्जी टैलेंटेड क्यों ना हूँ। जो फेस होता है वो बोल रहा था तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फ्रेगमेंट है उनकी मेमोरीज की और ये कब से मरा हुआ है और ये अपनी पावर को सप्रेस करेंगे जितनी तुम्हारी है उतने लिए तुम्हें चैलेंज करने के लिए। लुजंग सोच रहा था अच्छा ऐसे तो मेरे चांसेस जीतने के बढ़ जा कम है क्योंकि जो गॉड सी रेलम का जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो मेरे ऊपर ही होगा, चाहे उसका एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो और अंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हो लॉज के मामले में, और चाहे उसका जेन्युइन एनर्जी और गांग एनर्जी के ऊपर कंट्रोल ही क्यों ना हो वो मेरे ऊपर ही होगा। लुजंग आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि चलो कुछ भी हो मुझे ट्राई तो करना ही पड़ेगा। वो अपनी स्वॉर्ड को लेके उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है वॉरियर की तरफ, पर वो जो वॉरियर होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं क्लोज नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इसकी स्वॉर्ड को रिमूव करना पड़ेगा इसके हाथ से। लुजंग जैसे उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है अपनी स्वॉर्ड से तो वो सिंपली एक छोटा सा अटैक यूज करता है, लुजंग की स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर लेता है बड़ी आसानी से। लुजंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा टाइट डिफेंस था और इतना ज्यादा प्यारे तरीके से इसने स्वॉर्ड को यूज किया जिसकी वजह से ना ही इसके ज्यादा एक्स्ट्रा मूवमेंट्स थे और इसने एक नॉर्मल इफेक्ट और इसने एक नॉर्मल अटैक से ही मेरी स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर लिया। जब से मैंने अंडरस्टैंड किए हुए मेथड्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन को स्वॉर्ड के मामले में तो मैं बड़ा ज्यादा कम ही स्वॉर्ड फाइट में डिसएडवांटेज में होता हूँ, पर ये इतने ज्यादा आसान से मेरे अटैक्स को सील कर ले रहा है। लुजंग फिर अटैक करता है दोबारा उसकी तरफ। लुजंग कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है पर वो जो वॉरियर होता है गॉड सी रेलम का वो बड़ी आसानी से उन्हें ब्लॉक कर ले रहा होता है। ऐसे लुजंग कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है पर कुछ असर नहीं हो रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं तो ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्या मेरे स्वॉर्ड आर्ट्स में कोई फ्लॉज है क्या। एक स्टाइल जो होता है वो पर्सन क्रिएट करता है खुद ही, जो मोस्ट बेसिक स्टाइल जो होता है वो भी वेरिएशंस को बर्थ देता है। मेरे को लगता है कि मैं अपने स्वॉर्ड स्टाइल्स को कुछ ज्यादा ग्रेट समझता
होता था। जो बेसिक स्वॉर्ड आर्ट है वो लिमिट नहीं हो सकती सिंप्लीफिकेशन की, इसके पीछे पक्का कोई और लेयर होगी। ल्यूजंग फिर अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ लेता है। वो सोच रहा होता है कि जो असली सच होता है वो सिंप्लिसिटी में होता है और जो एनलाइटमेंट होती है वो नेचर में होती है। फिर ल्यूजंग अपनी आइज को ओपन कर लेता है और सोच रहा होता है कि जो अल्टीमेट फॉर्म है सिंप्लिसिटी की वो है नथिंगनेस, मतलब कुछ भी नहीं। इसका मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास फैंसी स्टाइल भी ना हो स्वॉर्ड का तो वो बेटर है, क्योंकि नॉर्मल भी ठीक ही होता है। फिर ल्यूजंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जा रहा होता है आगे की तरफ और बोल रहा होता है चलो मैं देखता हूँ कि तुम इसे कैसे ब्लॉक करते हो। सो गाइस चैप्टर नंबर 137 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आइए फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसे लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।